यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपने वो पहले वाले क्वेश्चन कुछ ट्राई किए होंगे। मैंने आपको टोटल 30 तक तो क्वेश्चन भेज दिए थे। 100 में से 70 क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं साथ साथ भेजता रहूँगा और आप अपने पेपर से पहले पहले वो 100 के 100 क्वेश्चन करोगे और जो भी प्रॉब्लम है आप कभी भी 24/7 मेरे से कभी भी पूछ सकते हो और मैं उन क्वेश्चंस को करूँगा भी सही सबको। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके बाद हमें स्टार्ट करना है जीएसटी। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है, अगर आप कहते हो जैसे मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको भेजी हैं ऐसे करना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास से जीएसटी स्टार्ट कर दूँगा। दूसरी ऑप्शन ये, अगर आपको लगता है जी लाइव कर दो तो लाइव मेरे ख्याल शाम को 2:30 या 3 बजे से पहले नहीं हो पाएगा, तो 3 से 6 अगर आपको लगता है लाइव कर दो तो मैं लाइव कर दिया करूँगा। तीसरा ऑप्शन ये है, आपको ये लगता है जी 3-4 दिन 5 दिन पहले हम डायरेक्ट टेक्स्ट की सारी रिवीजन अच्छी तरह कर लेते हैं, 3-4 दिन के बाद करना, तो भी आप मुझे बता देना, क्योंकि टोटल मिला के 20 के करीब क्लासेस लगेंगी और मैं कोशिश करूँगा कि 20 क्लासेस में हमारा जीएसटी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बहुत आसान है क्योंकि जीएसटी अभी पूरा स्ट्रीमलाइन हो नहीं पाया और जब गवर्नमेंट से पूरा स्ट्रीमलाइन ही नहीं हो पाया तो पेपर भी मुश्किल नहीं आता। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन आएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं करवा पाऊँ। ठीक है जी, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे अपना ओपिनियन बता देना जीएसटी को कब स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ताकि जो भी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की व्यूज होंगे अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। अब हम आज का काम करते हैं जी। सेक्शन हमारा क्या है जी, इनकम टैक्स प्रोसीजर। वैसे मैं आपको बता दूं इंटर में पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं प्रोसीजर में से, लेकिन फाइनल में तो प्रोसीजर आना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, सीए के स्टूडेंट हो, तो आपको प्रोसीजर तो मालूम होना चाहिए कि किसी एसएससी की असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है जी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आप लिख लीजिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). हमारा क्या है जी, हु इज लायबल टू फाइल रिटर्न। किस आदमी को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, ये मेरा आप लोगों के आगे क्वेश्चन है। तो क्योंकि आप सीए के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए रिटर्न किस किस को फाइल करनी होती है। आप इसका लिखना शुरू करेंगे जी। ए पार्ट पे लिखो जी, इन केस ऑफ कंपनी एंड फर्म it is mandatory on the part of assessee to file ITR before due date, irrespective of turnover, इनकम एंड अदर्स। व्हाट डज इट मीन? हमारा इनकम टैक्स कहते हैं जी कोई भी कंपनी, देखो मैं इसको अलग से रखता हूं, हमारा इनकम टैक्स कहते हैं जी कोई भी कंपनी और कोई भी फर्म, चाहे उसकी टर्नओवर है 0, चाहे उसकी टर्नओवर है इन करोड्स ऑफ रुपीज, चाहे उनका नेट प्रॉफिट है 0, चाहे उनका लॉस है, चाहे उनका प्रॉफिट है इन करोड्स ऑफ रुपीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। हमारी टर्नओवर ज़्यादा है, हमारी टर्नओवर कम है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, हमारा प्रॉफिट कम है, पूरा का पूरा साल कंपनी ने काम किया कि नहीं किया, पूरा का पूरा साल फर्म ने काम किया कि नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग उनको अपने इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आया जी, एक कंपनी 31 मार्च 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई, उसको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला वो मिला जी 31 मार्च 2020 को।
क्या उसको 2019-20 की ITR फाइल करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। चाहे कंपनी एक दिन के लिए एग्जिस्टेंस में थी, चाहे कंपनी पूरे साल के लिए एग्जिस्टेंस में थी, उसको रिटर्न भरना जरूरी है। आपका क्वेश्चन MCQ का बनता है जी, कंपनी 1/4/19 से 31/3/20 तक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाई, और ये कंपनी पूरी की पूरी लॉक रही, लेबर स्ट्राइक होगी, लॉकडाउन रहा, हमारी टर्नओवर जीरो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो, सब कुछ जीरो, तो क्या कंपनी को ITR भरनी पड़ेगी? माय आंसर इज यस। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, चाहे उसकी टर्नओवर हुई है या नहीं हुई, चाहे उसका प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। पॉइंट बी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, और हम कहते हैं जी AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, या बाकी जो लोग होते हैं अदर देन फर्म और अदर देन कंपनी, क्या इनको अपने रिटर्न फाइल करना जरूरी है? तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है जी? असेसी इज लायबल टू फाइल ITR। ITR होता है इनकम टैक्स रिटर्न। असेसी इज लायबल टू फाइल ITR इन द फॉलोइंग केसेस। हर आदमी को रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कौन कौन से केस हैं जी? नंबर 1, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है जी? किसी भी नॉन सीनियर पर्सन के लिए 2.5 लाख रुपए। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो हमारे को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब इस साल जो आप पेपर दोगे, फाइनेंशियल ईयर 2019-2020, असेसमेंट ईयर 2020-2021, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट क्या है वो आप देख लीजिए। हमारा अमेंडमेंट ये कहता है, इफ असेसी हैज income before giving exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GGA, 54GGB, मतलब कैपिटल गेन से रिलेटेड जितनी भी एग्जम्पशन हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड जितनी भी एग्जम्पशन हैं, उन एग्जम्पशन को देने से पहले अगर असेसी की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, सपोज आप कहते हो जी मेरी सैलरी इनकम थी फॉर एग्जांपल 2,50,000, मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया जी 6 लाख रुपए का। अब मेरे को एग्जम्पशन मिली अंडर सेक्शन 54, वो मिल गई जी पूरी 6 लाख रुपए की। तो मेरी ये टैक्सेबल इनकम होगी 2.5 लाख रुपए, ये टैक्सेबल होगी, ये होगी नील, टोटल इनकम होगी 2.5 लाख रुपए। क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? इस बार ही सीतारमन मैडम ने कहा यस। अगर आपने कोई भी एग्जम्पशन ली है कैपिटल गेन में, उस एग्जम्पशन को लेने से पहले आपकी इनकम कितनी थी जी? 8.5 लाख रुपए। उसमें से 6 लाख की आपने एग्जम्पशन ली। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि अगर आपने कैपिटल गेन हेड में कोई भी एग्जम्पशन ली है, कैपिटल हेड में एग्जम्पशन लेने से पहले अगर आपकी ग्रॉस इनकम
बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नंबर 2, अगर आपने कोई भी डिडक्शन लिया है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, तो ये डिडक्शन लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो आपकी सैलरी इनकम थी 4 लाख रुपए, आपने 80C की डिडक्शन ले लीजिए 60,000 रुपये की, आपने 80EE की डिडक्शन ले लीजिए 1,10,000 रुपये की, 1,70,000 रुपये आपकी डिडक्शन होगी, इनकम होगी जी 2,30,000 रुपये। तो क्या आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? माई आंसर इज यस, क्योंकि डिडक्शन लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इस बारी बेसिकली मैडम ने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी, तो टोटल इनकम को उसने कह दिया जी ग्रॉस टोटल इनकम। अगर किसी असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नंबर टू है इफ असेसी हैज एनी अकाउंट outside India in which he has financial interest or assessee is a signing authority or assessee is a signing authority, तो मेरे को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मान लो जी मेरी टोटल इनकम है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन न्यूजीलैंड के किसी बैंक में मेरा अकाउंट है, या तो मैं उस अकाउंट में फाइनेंशियल बेनिफिशियरी हूँ या मैं उस अकाउंट में सिग्नेटरी हूँ, चाहे जॉइंट सिग्नेटरी हूँ चाहे मेरे सिंगल नाम से ऑपरेशन होती है, तो मुझे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नंबर 3, इफ असेसी इज owner of asset in foreign country or beneficial owner, he is liable to file ITR। देखो मैंने 3 चीजें बोली, एक तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर गिविंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है। दूसरा मैंने बोला जी आपका फॉरेन में कहीं भी किसी बैंक में अकाउंट है, या तो आप उसके सिग्नेटरी हैं या आप उसके फाइनेंशियल बेनिफिशियरी हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। थर्ड में बोला जी मान लो आपकी फॉरेन में कोई भी असेट है, सपोज मैंने न्यूजीलैंड में एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा हुआ है और मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपए से भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो पहले 2019-2020 से पहले हमारी 3 कंडीशन थी। नंबर 1, या तो हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, अगर हमारे पास कोई भी फॉरेन कंट्री में असेट है। नंबर 3, अगर हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट है इंडिया के बाहर, स्विस बैंक में कहीं भी, जहाँ पे या तो मैं डायरेक्टली सिग्नेटरी हूँ या मेरा उसमें कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो मेरे को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब मैडम ने, सीतारमन जी ने इसमें कुछ कंडीशन और डाल दी, और कंडीशन क्या है जी? नंबर 1, इफ असेसी हैड डिपॉजिटेड मोर देन ₹100 lakhs in 1 or more करंट अकाउंट्स। मान लो जी मेरे 3, 4, 5 करंट अकाउंट हैं
एक पंजाब नेशनल बैंक में है, सपोज एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एक मान लो जी कॉरपोरेशन बैंक में है, एक मेरा आईसीआईसीआई बैंक में है, और मैंने टोटल मिला के 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन अकाउंट्स में पैसा जमा करवाया पूरे साल में, तो मेरे को रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। चाहे मेरी इनकम कम हो चाहे मेरी इनकम ज़्यादा हो, उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा किया तो मेरे को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैडम ने क्या डाली थी, सीतारमन जी ने, इफ असेसी हैड इनकर्ड ₹2 lakh or more on foreign trip ड्यूरिंग द ईयर। मैंने मान लीजिए 2019-20 में फॉरेन ट्रिप पे 2 लाख रुपए जो उससे ज़्यादा खर्च किए, या तो मैं खुद घूमने गया, या मैंने अपने बेटा बहू के ऊपर खर्च किए, मैंने अपनी बिटिया के ऊपर खर्च किए। अगर मैं किसी भी ऐसे आदमी को स्पॉन्सर करता हूँ, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, उसके बेटे की मैरिज होगी, मैरिज के बाद वो घूमने चले गए जी मालदीव, और सारा का सारा खर्चा एक्स ने किया, और फॉरेन टूर के ऊपर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो गया, तो उस केस में मिस्टर एक्स को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए की है या नहीं है। सीतारमन मैडम ने थर्ड कंडीशन और लगा दी, वो क्या लगा दी, इफ असेसी हैड पेड मोर देन ₹1 lakh on electricity bill, more than ₹1 lakh on electricity bill, ड्यूरिंग द ईयर। अगर मैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिजली का बिल पे करता हूं तो मेरे को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मैं दोबारा बोलता हूं जी, मैंने आपको बोला था पहली बात आपसे पूछा जाएगा, हु इज लायबल टू फाइल ITR, कौन आदमी ITR फाइल करने के लिए लायबल है। सबसे पहला केस आपने डाला जी, इन केस ऑफ कंपनी एंड फर्म, इट इज मैंडेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ असेसी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। चाहे आपकी इनकम 1 रुपये की है, चाहे आपकी इनकम करोड़ों रुपए की है, चाहे आपकी टर्नओवर ज़्यादा है, चाहे आपकी टर्नओवर कम है, ना तो टर्नओवर कोई क्राइटेरिया है, ना इनकम का कोई क्राइटेरिया है, ना आपकी प्रोडक्शन का कोई क्राइटेरिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कंपनी को और फर्म को तो हर केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नंबर 2 होते हैं जी फॉर अदर्स, जैसे इंडिविजुअल है फॉर अदर्स। तो मैंने बोला जी पहले हमारी 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी जी, इफ इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब मैडम ने चेंज कर दिया, इनकम का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन से पहले और कैपिटल गेन की एग्जम्पशन से पहले। अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मान लो मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए, तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मुझे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नंबर 2 मैंने बोला था जी, अगर किसी फॉरेन कंट्री में या तो मैं किसी असेट का ओनर हूं और या मेरा उसमें कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो मेरे को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम कम हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वाली कंडीशन ये थी, अगर मेरा फॉरेन में कोई भी अकाउंट है, चाहे स्विस बैंक में अकाउंट है, चाहे अमेरिका के किसी बैंक में अकाउंट है, चाहे लंदन के किसी बैंक में अकाउंट है, या मैं उसमें कोई बेनिफिशियली ऑनर हूँ, वहाँ साइन करता हूँ, सिग्नेटरी अथॉरिटी है, तो इस केस में हमारे को रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
अब सीतारमन मैडम ने 3 कंडीशन और डाल दी। पहली कंडीशन ये डाल दी, अगर हम अपने करंट अकाउंट में, चाहे मेरा 1 करंट अकाउंट है, चाहे मेरे 2 करंट अकाउंट है, चाहे मेरे 5 करंट अकाउंट है, अगर मैं अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पूरे साल में जमा करवाता हूँ तो मेरे को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट वाली कंडीशन मैडम ने डाली, अगर मैं फॉरेन ट्रिप, फॉरेन टूर के ऊपर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करता हूँ, चाहे मैं खुद घूमने गया अपनी फैमिली के साथ, चाहे मैंने किसी को स्पॉन्सर किया। मान लीजिए जी मैं कोई बिजनेस चलाता हूँ, मैंने अपने किसी भी स्टाफ के आदमी को एक टारगेट दिया हुआ था कि भैया अगर आप इतना बिजनेस लाओगे तो हम आपको फॉरेन का एक ट्रिप स्पॉन्सर करेंगे। तो मैंने मान लीजिए किसी को फॉरेन का टूर स्पॉन्सर किया, या मैं खुद घूमने गया, या मैंने अपनी फैमिली में किसी मेंबर को स्पॉन्सर किया, अगर एसएससी 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च करता है तो भी उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एफ, अगर हमारा बिजली का बिल, अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मेरे को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द असेसी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब हमारे एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन देगा, वो कहेगा जी मान लो कोई फर्म है, वो ईयर कंप्लीट होने के, मान लीजिए 31 मार्च 2020 को आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है, वो कह रहे जी 1 हफ्ता पहले फर्म बनी है, फर्म की फॉर्मेशन हुई है, ना उसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, ना उसने अभी लैंड खरीदी, ना उसने अभी कोई एम्प्लॉयज़ को हायर किया, ना ही किसी किस्म की कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो क्या उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी? आंसर इज यस। वो रिटर्न में क्या भरेगा जी, टोटल इनकम कितनी थी, नील की रिटर्न भरनी पड़ेगी, पर भरना जरूरी है। नंबर 2, अगर मान लो कोई कंपनी है, उसने बिजनेस किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, तो भी उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तीसरी बात है, अगर हमारा कोई अदर देन फर्म एंड कंपनी है तो 6 कंडीशन में से अगर वो कोई भी पूरी करता है, या तो उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरी बात है जी, अगर उसने कोई भी फॉरेन कंट्री में असेट खरीदी हुई है, वो किसी भी असेट का मालिक है, बेनिफिशियरी ओनर है, तो उसको रिटर्न भरना जरूरी है। अगर उसका फॉरेन में कोई भी अकाउंट है, चाहे वो उसमें सिग्नेटरी है, चाहे वो उसमें बेनिफिशियरी है, उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप अपने सब करंट अकाउंट में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा करवाते हो, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप फॉरेन टूर पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करते हो, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और अगर आपका बिजली का बिल 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस केस में भी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज मैंडेटरी। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कहते हैं जी किस आदमी को रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं जी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है, रिटर्न तो फाइल करनी है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। आप सीए बन जाओगे भैया तो रिटर्न कब फाइल होनी है हमारे को पता होना जरूरी है। तो जब मैंने आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन ऐड करवाया था तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था जी, आप टेबल दोबारा बना लीजिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). अभी हमारा सेक्शन 139(1) चल रहा है। तो आपने क्या किया था जी, सबसे पहले आपने किया था इफ ट्रांसफर प्राइस इज एप्लीकेबल, आपका एक्सपोर्ट वगैरह का होता है इफ ट्रांसफर प्राइस इज एप्लीकेबल। अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइस एप्लीकेबल होता है तो आप रिटर्न फाइल कब करते हो जी, 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2020। हम बात कर रहे हैं जी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की। नंबर 2, अगर इफ असेसी इज ए कंपनी, इफ असेसी इज ए कंपनी, अगर असेसी कंपनी है, कॉरपोरेट असेसी है, तो उस केस में 30 सितंबर
हालांकि गवर्नमेंट ने, सीतारमन मैडम ने थोड़े दिन पहले हमारी इसको एक्सटेंड कर दिया, तो दैट इज वो कोविड के चक्कर में डेट एक्सटेंड कर दी, वो मैं आपको नीचे लिखवाता हूं। थर्ड आपने बोला था जी इफ अदर्स, अगर हमारा एसएससी अदर्स है, तो अदर्स केस में पहला क्या हो जाएगा जी, इफ अदर्स बट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है 44AB में कवर्ड है, तो भी 30 सितंबर उसकी डेट है। दूसरा है जी पार्टनर इन ए फर्म कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। मान लो जी मैं किसी फर्म का पार्टनर हूं और पार्टनर 44AB में कवर्ड है, तो भी मेरी रिटर्न कब जाएगी जी, 30 सितंबर 2020 को। और इसके अलावा होते हैं जी फॉर ऑल अदर्स, हमारे जैसे गरीब आदमी जो होते हैं उनके लिए क्या होते हैं जी, 31 जुलाई 2020। नीचे आप लिख लीजिए, मैंने पहले भी लिखवाया था, नोट में लिख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू extend the date of filing ITR, but it can never be preponed, but it can never be preponed। सरकार कभी इसको प्रीपोन नहीं कर सकती, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। जैसा कि कोविड के दिनों में अभी गवर्नमेंट ने हमारी डेट को एक्सटेंड किया है, जो जुलाई वाली डेट थी वो भी सारी अक्टूबर कर दी, ये सितंबर वाली भी अक्टूबर कर दी। अभी इन्होंने क्या डेट की हुई है मैं आपको ये भेज दूंगा लिख के, और जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा उसमें बता दूंगा। जब इन्होंने बहुत सारी डेट्स चेंज की हैं, तो कौन कौन सी डेट की हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हमारे जो रूल सेक्शन 139(1) में लिखा हुआ है वो हो जाएगा। तो सबसे पहली सेक्शन है जी प्रोसीजर की, सेक्शन 139(1). इसका सबसे पहला पार्ट था हु इज लायबल टू पे रिटर्न। मैंने आपको बताया व्हाट इज द ड्यू डेट। एक होता है हु इज लायबल टू पे रिटर्न, हु इज लायबल टू पे रिटर्न, ये मैंने आपको बताया। दूसरा है जी व्हाट इज द ड्यू डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये भी मैंने आपको बताया। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये भी आपको बताया एज पर रूल। अभी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया, वो डेट मुझे आपको लिखवानी है। इसके बाद मैं आता हूं जी सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। आप लिख लो जी सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। एक मिनट कैलकुलेटर देख लूँ। सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 क्या होते हैं जी, हमारा लॉस रिटर्न। लिख लो जी रिटर्न ऑफ लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 क्या होते हैं जी, वेदर रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन केस ऑफ लॉस। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में आपने बोला अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तभी आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और आप एडिशनल में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन सेक्शन 139(3) ये कहती है अगर आपको लॉस हो गया तो क्या आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखो जी, सबसे पहले आप क्या करोगे जी, इन केस ऑफ कंपनी एंड फर्म इट इज मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हमारा लॉस है तब कोई बात नहीं, प्रॉफिट है तब कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट
बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है तब कोई दिक्कत नहीं, सेल हो रही है तब कोई दिक्कत नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग यहां तो करना ही करना है। अब होते हैं जी फॉर अदर्स। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लॉस के केस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, लेकिन आप ये लिखिए जी फॉर अदर्स द फॉलोइंग लॉसेज cannot be carried forward forwarded if ITR is not filed। जब मैंने आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया था अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कुछ लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसमें क्या होते हैं जी, सबसे पहला होता है बिजनेस लॉस। अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस है, अगर आपको नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, किसी भी तरह का कोई भी लॉस है, अगर मान लो 2019-20 में हमारे को लॉस हो गया और हमने रिटर्न फाइल नहीं की तो हम इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने रिटर्न को फाइल करते हैं। इनकम टैक्स में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि लॉस के केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है, लेकिन अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, नंबर 1 बिजनेस लॉस, नंबर 2 कैपिटल लॉस, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, नंबर 3 लॉस फ्रॉम रे सोर्स, जो हमारा रे सोर्स है, इन चाहे हमारा कोई भी बिजनेस का लॉस है, चाहे हमारा कैपिटल गेन के हेड में लॉस है, चाहे हमारा हॉर्स रेस में लॉस है, इन तीनों लॉसेस को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर हमने ITR फाइल नहीं किया तो। सेक्शन 139(3) ये कहता है क्या हमारे को लॉस के केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मैंने आपको इसका जवाब लिखवाया कि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि रिटर्न फाइल करना जरूरी है लॉस के केस में, लेकिन हमारी एक सेक्शन ये कहती है अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं की तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लॉस है, कैपिटल गेन का कोई भी लॉस है और हॉर्स रेस का कोई भी लॉस है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इसलिए इनडायरेक्टली हमारे को लॉस के केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज किसी भी हालत में लॉस के केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका, अब एक चीज और है जी, इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी and unabsorbed depreciation, filing of ITR is not required। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस है आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो, उस केस में रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो आपको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिटर्न फाइल किए बगैर भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस का लॉस है, आपका कैपिटल लॉस है, आपका हॉर्स रेस का लॉस है, इन तीनों केसेज में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आप किसी भी हालत में अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सेक्शन 139(1) कहते हैं जी हु इज लायबल टू पे रिटर्न। सेक्शन 139(3) ये कहते हैं इन केस ऑफ लॉस क्या हमारे को रिटर्न फाइल करनी चाहिए। यह है जी हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू फाइल ITR। इन दोनों में देख लो जी, कोई डाउट हो तो मैंने पूरी आपको स्टोरी सुनाई है और मेरे ख्याल आपको समझ आ गया हो। सेक्शन 139(4) इसको बोलते हैं साहब बिलेटेड रिटर्न।
व्हाट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड का मतलब होता है जी लेट। व्हाट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न, हमारा सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न। सेक्शन 139(1) ये कहते हैं जी, मान लो मेरे को रिटर्न कब फाइल करनी थी, 31 जुलाई 2020 को। सपोज मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो क्या मैं इस रिटर्न को लेट फाइल कर सकता हूं? तो आप क्या लिखेंगे जी, बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड। कब तक कर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ assessment year, before completion of assessment year or completion of assessment, whichever is earlier। इसका मतलब क्या है जी, मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ लिख लीजिए। बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड आइदर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए मेरे को सैलरी इनकम थी जी मेरी, या मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, या मेरी बिजनेस की इनकम थी। मैं बिजनेस इनकम मान लेता हूँ जी, मान लो मेरी बिजनेस इनकम थी 10 लाख रुपए। मुझे रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए थी? रिटर्न फाइल करनी थी 31 जुलाई को, क्योंकि मैं सेक्शन 44AB में कवर नहीं हूँ। मेरे लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, और मेरे को रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी 31 जुलाई 2020 को। मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल की फाइल देखी, उसके बेस पे अभी हम बताएंगे जी। एक होता है हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अपने आप ही मेरा असेसमेंट करके मुझे कह दिया जी आपका 90,000 रुपये का टैक्स बनता है, दे दो। और ये असेसमेंट उन्होंने कंप्लीट की जी, मान लीजिए 10 जनवरी 2021 को। और मेरा फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, मेरा असेसमेंट ईयर है 2020-21। तो मेरा असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2021। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, मैं उस डेट तक अपने रिटर्न को फाइल कर सकता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अपने आप भी हमारी असेसमेंट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। हम आएंगे वो क्या चीज होती है। अगर डिपार्टमेंट ने मेरी असेसमेंट अपने आप नहीं की है, तो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक मैं कभी भी अपने रिटर्न को फाइल कर सकता हूं। देखो जी, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ये मेरी थी जी ड्यू डेट। अब पहले मैंने कहा जी अगर मेरे ऊपर ट्रांसफर प्राइस अप्लाई होता है तो मेरी ड्यू डेट क्या हो जाएगी जी, 30 नवंबर 2020। अगर मैं कॉरपोरेट असेसी हूं तो मेरी ड्यू डेट क्या थी जी, वो भी आपने लिखा जी 30 सितंबर 2020। अगर मैं 44AB में कवर्ड हूं तो मेरी ड्यू डेट क्या है जी, 30 सितंबर 2020। अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं और फर्म 44AB में कवर्ड होती है तो मेरी ड्यू डेट क्या है जी, 30 सितंबर 2020। और बाकी अदर्स के लिए मेरी ड्यू डेट क्या है जी, 31 जुलाई 2020। ये तो मेरी ड्यू डेट है। अब बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल करना। अब मैं रिटर्न कब तक फाइल कर सकता हूं? अगर मेरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हुई, अगर डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से मेरी असेसमेंट नहीं की, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर था 19-20, असेसमेंट ईयर था 2020-21। असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2021 तक मैं अपने रिटर्न को फाइल कर सकता हूं। यहां पे भी 31 मार्च 2021 तक मैं अपने रिटर्न फाइल कर सकता हूं। यहां पे भी 31 मार्च 2021 तक मैं अपने रिटर्न फाइल कर सकता हूं।
यहाँ पे भी 31 मार्च 2021 तक मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी 31 मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड डिपार्टमेंट ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बेस पे मेरी असेसमेंट कंप्लीट नहीं की है। लेकिन मेरे रिटर्न फाइल करने से पहले डिपार्टमेंट ने मेरी असेसमेंट कर दी कंप्लीट, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर मेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बिलेटेड रिटर्न कब तक कर सकते हैं? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। जब हमारा असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा तब तक हम अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आते हैं जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिलेटेड रिटर्न। अगर मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल करता हूं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? अगर मैं ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, अब मैं अपने रिटर्न को लेट फाइल कर रहा हूं, बिलेटेड रिटर्न है मेरी, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज है इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234A। अब ये क्या चीज़ है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। नंबर एक तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। नंबर टू, लॉसेज if any from business head, capital head और रेस हॉर्स, इन तीनों सोर्सेज अगर मेरा कोई भी लॉस है, लॉसेज इफ एनी फ्रॉम कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेज के चैप्टर में भी बार बार बताया था। अगर हम टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इन तीन केसेस में आप अपने लॉसेस को कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस लॉ हेड का मतलब है चाहे मेरा स्पेकुलेटिव का लॉस है, चाहे मेरा नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, चाहे मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं की तो। नंबर थ्री, पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F इज लायबल टू बी पेड। अब ये सेक्शन 234F की पेनल्टी क्या है ये आपको लिखनी है, अभी मैं लिखवाता हूँ। नंबर फोर, इंटरेस्ट ऑन रिफंड shall not be calculated from beginning of year। ये क्या चीज़ है जी, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिलेटेड रिटर्न? अगर मैंने अपने रिटर्न को लेट फाइल किया, सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। दूसरा, मेरे को ये वाले सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने का राइट खत्म हो जाएगा। तीसरी बात है, मेरे को 234F के अंडर पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब लिखो जी, सेक्शन 234F क्या कहता है? सेक्शन 234F कहते हैं जी, पेनल्टी ऑफ ₹5,000 is liable to be paid if return is filed till 31st December of the assessment year। 2019-2020 मेरा प्रीवियस ईयर था, मेरे को रिटर्न फाइल करनी थी 31 जुलाई 2020 तक, असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई तक करनी थी, मैंने नहीं किया। मैं इसको अगली 31 मार्च तक फाइल कर सकता हूं। अगर मैंने 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दी तो मेरे ऊपर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। नंबर टू, एन अमाउंट ऑफ
10,000 is liable to be paid, an amount of rupees 10,000 is liable to be paid if ITR is filed after 31st December of assessment year। अगर मैं असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरे को 10,000 रुपये की पेनल्टी है। अगर मैं 31 दिसंबर तक पे कर देता हूं तो मेरी 5,000 रुपये की पेनल्टी है। नीचे और लिख लो जी नोट, इफ टैक्स पेबल, या ऐसे लिख लो टैक्स पेबल नहीं, इफ टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 lakh, the amount of penalty shall be ₹1,000। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो मेरे ऊपर ये जो पेनल्टी है ये लगेगी 1,000 रुपये की, नहीं तो लगेगी 5,000 रुपये की या 10,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे जी मिस्टर एक्स इज लाइबल टू फाइल ITR on 30th September 2020, but he had filed the return on 10th January 2021। Fine penalty under section 234F if taxable income is ₹12 lakh। देखो जी मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो मेरी एक्सीडिंग 5 लाख है। अब सेक्शन 234 कहते हैं जी मेरी ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की 30 सितंबर 2020। अगर तो मैंने 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न भर दिया है तब तो मेरे को पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये की। अगर मैं रिटर्न भरता हूं आफ्टर 31 दिसंबर 2020 तब मेरी पेनल्टी कितनी हो जाएगी जी 10,000 की, क्योंकि एसएससी ने रिटर्न फाइल किया 10 जनवरी को, 10 जनवरी को, तो नेचुरली पेनल्टी कितनी लगेगी 10,000। आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज लाइबल टू बी पेड, इज लाइबल टू बी पेड अंडर सेक्शन 234F। तो अगर हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो सेक्शन 234F की पेनल्टी भी लगेगी और मेरा इंटरेस्ट भी लगेगा अंडर सेक्शन 234A। वो कैसे लगेगा मैं भी बताता हूँ। और तीसरी बात है मैं अपने लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। और चौथी बात है अभी मैं आपको एडवांस टैक्स में बताऊंगा, अगर मेरी कोई रिफंड बनता है, अगर मेरा रिफंड बनता है और मैंने टाइम से रिटर्न फाइल कर दिया है तो मेरे को रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। लेकिन अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल किया है तो मेरा ये जो इंटरेस्ट है ये 1 अप्रैल से ना मिलके जिस डेट को मैंने रिटर्न फाइल की या जैसा होगा उसके हिसाब से मुझे इसके ऊपर रिफंड मिलेगा। तो जब मेरे को रिफंड मिलेगा, अगर मैंने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जब मैंने रिटर्न फाइल की उसी डेट से स्टार्ट होगा। अभी हम करते हैं जी इसको, आप इस पॉइंट को हम कंसोलिडेट करेंगे। अभी 5 मिनट का टाइम और दे दीजिए मुझे। नेक्स्ट मेरा हो गया, देखो सबसे पहले मैंने कहा था जी सेक्शन 139(1)
वो कहता था जी हु इज लायबल टू पे ITR, हु इज लायबल टू फाइल ITR। मेरे मुंह से बार बार पे निकलते हैं क्योंकि टेक्स्ट को आदत पड़ी हुई है पे लिखने की। तो हु इज लायबल टू फाइल ITR। दूसरा मेरा है जी सेक्शन 139(3), ये मेरा कहते हैं जी इन केस ऑफ लॉस रिटर्न, अगर मेरे को लॉस हो गया तो मेरे को रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चौथा वो कह रहे जी व्हाट इज द बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न क्या होता है जी, जो ड्यू डेट के बाद जमा होती है दैट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न, और जो ड्यू डेट तक जमा हो जाती है दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिटर्न। तो रेगुलर रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न क्या होते हैं जी, रेगुलर रिटर्न होती है जो आपकी ड्यू डेट तक जमा हो जाएगी। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कौन सी डेट को फाइल होनी चाहिए, अगर उस डेट को फाइल हो जाएगी तो रेगुलर रिटर्न है, अगर हम उस डेट से लेट करेंगे दैट इज कॉल्ड बिलेटेड। बिलेटेड रिटर्न के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नंबर 1, आपको 234A का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नंबर 2, आपको 234F की पेनल्टी देनी पड़ेगी। नंबर 3, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नंबर 4, आपको जो इंटरेस्ट ऑन रिफंड मिलेगा वो बिगिनिंग डेट से नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई हैं। तो ये हमारा होते हैं जी बिलेटेड रिटर्न के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सेक्शन है जी सेक्शन 139(5), इसको हम बोलते हैं जी रिवाइज्ड रिटर्न। लिखो जी व्हाट इज कॉल्ड रिवाइज्ड रिटर्न। मुझे ऐसे इंट्यूशन है कि इसमें से इस बार कुछ ना कुछ पेपर में जरूर आएगा। तो व्हाट इज कॉल्ड रिवाइज्ड रिटर्न। तो हमारी रिवाइज्ड रिटर्न क्या होती है जी, आप एक की देखो जी, कभी ना कभी हमसे गलती हो जाती है। चाहे हमने 139(1) के अंदर रिटर्न भरी, चाहे हमने 139(3) में भरी, चाहे हमने 139(4) में भरी, लेकिन रिटर्न भरते टाइम मेरे से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। या तो कुछ ना कुछ मैंने ओवरलुक कर दिया, या मेरे से कहीं ना कहीं पे टेक्निकल मिस्टेक होगी, मैं साइन करना भूल गया, मैंने अपने फादर का नाम नहीं लिखा, मैंने डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर वे में नहीं लिखी, तो मेरे से कहीं ना कहीं, या मेरी कोई इनकम थी वो मैं उसमें दिखा नहीं पाया, या मेरा कोई लॉस था मैं उसको एडजस्ट नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल। या तो मतलब मेरे को इनकम दिखानी चाहिए थी 7 लाख की और मैंने अपने रिटर्न में दिखाई है जी 6,40,000 की, क्योंकि 60,000 का जो मेरा प्रॉफिट था वो मैं अपने इनकम टैक्स में नहीं दिखा पाया। अगर मेरे से पहले रिटर्न भरते टाइम, देखो मैंने रिटर्न कब कब भरी, या तो भरी 139(1) में रेगुलर रिटर्न, 139(3) मेरे को लॉस हो गया था, मैंने रेगुलर वे में रिटर्न भरी, ये दोनों होती है रेगुलर। ये मेरी होती है जी बिलेटेड रिटर्न। इन दोनों ही केसेस में मेरे से कोई ना कोई गलती हो गई थी। अगर गलती होती थी तो क्या मैं अपनी रिटर्न को दोबारा भर सकता हूं, क्या मैं अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं। हमारा इनकम टैक्स कहता है यस। आप लिखोगे जी इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड बट बिफोर नंबर 1 आइदर कंप्लीशन ऑफ assessment or completion of assessment year, whichever is earlier। मैंने अपनी रिटर्न भर दी थी जी एज यूजुअल 31 जुलाई 2020 को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जल्दी मेरी 30 सितंबर को असेसमेंट कर दी और उन्होंने मेरे को कह दिया ठीक है जी आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी आपकी असेसमेंट कंप्लीट होगी। अब मैं इसके बाद अगर चाहूँ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी है तो नेचुरल सी बात है, अब तो असेसमेंट हो चुका। अब तो आप जैसे क्वेश्चन पेपर देते हो, आंसर शीट देते हो, जब तक आपने आंसर शीट नहीं दी या 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर आपके हाथ में है, आप जहां मर्जी कटिंग कर सकते हो, जहां मर्जी दोबारा लिख सकते हो, लेकिन एक बारी अगर आपने पेपर एग्जामिनर को दे दिया उसके बाद तो आपके हाथ से निकल गया वो।
तो वो कह रहे थे जब उनकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई उसके बाद आप इनकम टैक्स को रिवाइज नहीं कर सकते, नहीं तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। मैंने मान लो जी 31 जुलाई 2020 को रिटर्न फाइल की थी, उसमें अपनी इनकम दिखाई थी जी 8 लाख रुपए। मेरे को लगा जी मेरे से गलती हो गई है, तो मैंने 30 नवंबर 2020 को इस रिटर्न को रिवाइज कर दिया, मैंने इनकम दिखा दी जी 8,70,000। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मैं अपनी आईटीआर को एक बारी और भी रिवाइज कर सकता हूं? तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं जी आप अपने रिटर्न को n टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, जितनी बारी आपका मन करे उतनी बारी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती या कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर विच एवरेज अर्लियर, इसके पहले पहले आप जितनी बार मर्जी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपने किया जी 10 दिसंबर को फिर रिटर्न रिवाइज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा नहीं जी मेरे तो इनकम 8,60,000 की है। आपने 15 जनवरी को फिर कहा रिटर्न मेरे को रिवाइज करनी है, अब आपने कहा जी मेरी इनकम 9 लाख की है, इनकम टैक्स कहता है जी कोई बात नहीं। अब आपने 10 फरवरी को फिर रिटर्न भरी और आपने कहा जी मेरी रिटर्न इनकम 9,40,000 की है, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं। अब आपने 31 मार्च 2021 को फिर रिटर्न भरी, आपने कहा जी मेरी इनकम 9,70,000 की है, इनकम टैक्स कहते हैं जी कोई बात नहीं। इसके बाद आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। रिवाइज का मतलब क्या है जी, वो ये रिटर्न निकाल देंगे, ये वाली लगा देंगे, ये वाली रिटर्न निकाल देंगे, ये वाली लगा देंगे, ये वाली निकाल देंगे, ये वाली लगा देंगे, ऐसे पुराने वाले निकालते जाएंगे, नए वाले लगाते जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे जी, रिवाइज रिटर्न will replace revised return will replace old return in all respects except date of filing of return। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मैंने अपनी रिटर्न फाइल की थी जी 31 जुलाई 2020 को, मैंने अपनी रिटर्न निकाल ली, उसके बाद दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, छठी की, ये सारी की सारी मेरी इनकम टैक्स रिटर्न निकाल दी जाएंगी फाइल में से और ये वाली लगा दी जाएगी। सब चीजें वही मानी जाएंगी जो इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मेरी यही मानी जाएगी जिस डेट को मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी। तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मेरी रिटर्न लेट हुई है, 234F की पेनल्टी दो, 234 का इंटरेस्ट दो, ऐसा कुछ नहीं है। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मेरी वही मानी जाएगी जब मैंने ओरिजिनल रिटर्न को फाइल किया, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें रिप्लेस होती चली जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, दैट इज कॉल्ड रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न होती है जी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। तो रिवाइज रिटर्न का टाइम क्या है जी, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले पहले आपका जितनी बारी मन करे उतनी बारी आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। तो हमने कंप्लीट किया जी सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(3), सेक्शन 139(4), सेक्शन 139(5। ये कहते हैं जी किसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, आपने अच्छी तरह देखा। ये होते हैं जी लॉस के केस में मेरे प्रोविजंस क्या है रिटर्न फाइल करने के। ये कहते हैं जी मेरी बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, ये कहते हैं जी मेरी रिवाइज रिटर्न क्या होती है। अब आते हैं जी सेक्शन 139(6), लिखो जी 139(6) का मतलब होता है मेरे को कुछ ना कुछ अनेक्स्चर्स लगाने होते हैं। जब मैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ अनेक्स्चर्स लगाना जरूरी होता है। अनेक्स्चर्स क्या होते हैं जी, या तो मेरे को अपनी इनकम टैक्स के साथ अपना बैंक की स्टेटमेंट लगानी है, या मेरे को अपनी बैलेंस शीट लगानी है, या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मुझे लगाने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 139(6). इसके बाद मेरा होता है जी 139(9). आप लिखो जी डिफेक्टिव रिटर्न। व्हाट इज कॉल्ड डिफेक्टिव रिटर्न? सेक्शन 139(9) व्हाट इज कॉल्ड डिफेक्टिव रिटर्न।
आप बताओ सर, डिफेक्टिव रिटर्न का क्या मतलब होना चाहिए? डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है जी, आपने जब अपनी आईटीआर फाइल की थी, या तो आपने किसी कॉलम को भरना भूल गए, आप इसके ऊपर साइन करना ही भूल गए, आपने किसी पर्टिकुलर को जो मैंडेटरी पर्टिकुलर था वो ब्लैंक रख दिया, या मान लीजिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो जिसको बोलेंगे मटेरियल मिस्टेक है, आपको करना चाहिए था, तो उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं जी? डिफेक्टिव रिटर्न। जब आपकी रिटर्न डिफेक्टिव होती है तो डिपार्टमेंट वाले आपकी रिटर्न आपको वापस कर देते हैं, ये कहते हैं जी इट इज डिफेक्टिव रिटर्न, और आपको उसके अंदर टाइम प्रिस्क्राइब्ड होता है, 15 दिन के अंदर अंदर इसको दोबारा फाइल करके देना होता है। अगर आप फाइल करके नहीं देते हो तो इसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनवैलिड का मतलब है ये मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की। अब रिटर्न ना फाइल करने के जो जो पेनल्टीज होती हैं वो सारी आपके ऊपर लगेगी। इसके बाद देखो जी, सेक्शन 139 ए क्या होता है जी? सेक्शन 139 ए, सेक्शन 139 ए का मतलब होता है जी पैन नंबर, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। आप बताओ जी, लेमैन की लैंग्वेज में पैन नंबर किस किस के पास होना जरूरी है? किस किस आदमी के पास पैन नंबर होना चाहिए? वो कहते हैं जी पहली कंडीशन तो ये है, कोई भी ऐसा आदमी जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। मान लीजिए जी 2018-19 में आपकी इनकम थी 1,60,000 की, आपके पास पैन कार्ड नहीं था। 2019-20 में आपका बिजनेस बढ़ गया, आपकी इनकम होगी 2.5 लाख रुपए, अब आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। तो आपके पास पैन नंबर कब तक आ जाना चाहिए? 31 मई, जो हमारा साल कंप्लीट हुआ, 31 मई 2020 तक आपके पास पैन नंबर आना चाहिए। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख से ज़्यादा, आपने इमीडिएट एक फॉर्म 49 होता है, फॉर्म 49 को भरेंगे। छोटे छोटे 2 डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, आपके नाम का, आपके एड्रेस का, सब चीज़ें कंफर्म होंगी, इमीडिएटली वो आपको पैन नंबर अलॉट कर देंगे। तीसरी बात ये होती है जी, अगर आपकी टर्नओवर का मतलब है सेल, वो अगर 5 लाख को क्रॉस कर जाती है किसी भी साल, तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। कोई भी आदमी जिसके पास 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है और जिसकी टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, जिसकी ग्रॉस रिसीट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसके पास पैन नंबर होना जरूरी है। अब एक बार इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या माइनर का पैन कार्ड बन सकता है? आप बताइए जी, आपका क्या व्यूज है, क्या माइनर का पैन कार्ड बन सकता है? तो ये तो हो गया जी पैन कार्ड मैंडेटरी किसके लिए है। पैन कार्ड कोई भी आदमी अपना बना सकता है, इवन जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जिसका आज जन्म हुआ, कल आप चाहो तो उसका पैन कार्ड बनवा सकते हो, लेकिन उसके पैन कार्ड पे उसकी फोटो नहीं लगेगी, ब्लैंक रखा जाएगा। और पैन कार्ड किसी का भी बन सकता है। मैंडेटरी किस केस में है? जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और दूसरी बात, या जिसकी टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस आदमी के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। और सेक्शन 139 सबसेक्शन सेक्शन ए ये कहता है कि पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, अगर आप बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करवाते हो, दे विल आस्क फॉर योर पैन नंबर। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, दे विल आस्क फॉर योर पैन नंबर। और पैन नंबर तो हमारा आईडी प्रूफ भी है। अगर आपको कहीं अपना आईडी प्रूफ देना है तो पैन नंबर भी दे सकते हो, पासपोर्ट भी दे सकते हो। पैन नंबर इज जस्ट लाइक आपका एक आईडी प्रूफ भी है। तीसरी बात है, मान लीजिए आप कुछ भी परचेजिंग करते हो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की, आपको पैन नंबर देना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टी की डील करते हो, 10 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो, तो आपको पैन नंबर देना जरूरी है। तो पैन नंबर मैंडेटरी है। लेकिन जो आदमी ज़्यादा फाइनेंशियल वर्थ नहीं है
वो कहते हैं भी ठीक है मत बनवाओ। लेकिन अगर आपकी 5 लाख तक की भी टर्नओवर है तो आपको पैन कार्ड बनवाना जरूरी है। अब हमारी एक नई सेक्शन आई है जी जिसका नाम है 139। आप लिख लीजिए, पहले सेक्शन में लिखा जी आधार कार्ड। 139 डबल ए का मतलब होता है जी आधार। अब हमारी गवर्नमेंट कहती है जी हमारे पास सबके पास आधार कार्ड भी होना जरूरी है। सीतारमण मैडम ने कहा था जी जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड की जगह आप आधार कार्ड को भी यूज कर सकते हो। मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन की 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की, वो कहते हैं जी पैन कार्ड दो, आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। पैन कार्ड की जगह पे आधार कार्ड दिया जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड की जगह पे पैन कार्ड नहीं दिया जा सकता। हालांकि मैडम ने लैंग्वेज यूज की थी बोथ आर इंटरचेंजेबल, लेकिन वो लैंग्वेज गलत है मेरे हिसाब से। इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता। जहां पे आधार कार्ड की जरूरत है वहां पे आधार कार्ड ही देना पड़ेगा, और जहां पे पैन कार्ड की जरूरत है पैन कार्ड की जगह पे आप आधार कार्ड दे सकते हो, लेकिन आधार कार्ड की जगह पे पैन कार्ड नहीं दे सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने पैन कार्ड को और आधार कार्ड को लिंक करवा लो जहां पे आपको पैन की जरूरत है। अगर आप पैन नहीं दोगे तो आधार से भी काम चल जाएगा। मान लो आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई डीलिंग करते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो, तो पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड भी दिया जा सकता है। लेकिन जहां पे आधार कार्ड जरूरत है वहां पे पैन कार्ड नहीं लगेगा। तो आप ये कह सकते हो आधार कार्ड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पैन कार्ड, बट पैन कार्ड इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ आधार कार्ड। तो मैडम ने बोला इंटरचेंजेबल है, जबकि इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हम लिखते हैं जी जिसको आप ये बोलोगे सर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। सेक्शन 140 क्या कहते हैं जी वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। सेक्शन 140 कहते हैं जी वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का मतलब है रिटर्न के ऊपर साइन कौन करेगा। आप दोबारा से आ जाओ जी। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है कौन कौन आदमी रिटर्न फाइल करेगा। सेक्शन 139(3) ये कहते हैं जी लॉस के केस में रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 139(4) ये कहते हैं जी बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। 139(5) कहते हैं जी क्या हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और रिवाइज कर सकते हैं तो मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं, और क्या रिवाइज करने पे कोई पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। सेक्शन 139(a) कहते हैं जी रिक्वायरमेंट ऑफ पैन, किस किस आदमी को पैन की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 139(a) ये कहते हैं जी आपका जो पैन और आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर है जी 139(a) डबल ए का मतलब आधार। अब हम आते हैं जी सेक्शन 140, और सेक्शन 140 कहते हैं जी वेरिफिकेशन ऑफ ITR सॉरी। जब आप अपने रिटर्न भरोगे तो उसके ऊपर साइन कौन करेगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में साइन कौन करेगा। इंडिविजुअल के केस में साइन करेगा या तो वो खुद करेगा, अगर वो आदमी इंडिया से बाहर गया हुआ है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है और उस टाइम पे अवेलेबल हो भी नहीं सकता, या मान लो जी कुछ उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, या वो कुछ लूनेटिक टाइप है, तो उस केस में उसका कोई भी एथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उस रिटर्न को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने में नीचे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल साइन करेगा। नंबर 2 हमारा होता है जी HUF। HUF के रिटर्न को कौन साइन करेगा, कर्ता। वेरिफिकेशन मतलब साइन कौन करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ। मान लो कर्ता किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो कोई भी को पार्टनर उसके ऊपर साइन कर सकता है। फर्म के केस में क्या होता है जी, जो हमारा मैनेजिंग पार्टनर है, एज पर रूल तो मैनेजिंग पार्टनर को साइन करने चाहिए। मान लो मैनेजिंग पार्टनर बाहर गया हुआ है, अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी पार्टनर उसके ऊपर साइन कर सकता है।
इन केस ऑफ कंपनी तो हमारा जो राइट है वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर का है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको उसके ऊपर साइन करना चाहिए। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर साइन नहीं कर पाता, किसी वजह से बाहर है, तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर उस रिटर्न के ऊपर साइन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। वेरिफिकेशन मतलब है अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूं तो रिटर्न पे साइन करने का राइट किसका है, दैट इज कॉल्ड आईटीआर। अब हमारी एक सेक्शन होती है जी सेक्शन 140 सब सेक्शन ए, आप लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं जी आप सेक्शन 139(1) के अंडर आपने रिटर्न फाइल कर दी, जो जो डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मांगे आपने दे दिए, जो जो रिक्वायरमेंट थी पूरी कर दी, जितना आपका टैक्स बनता था वो आपने टैक्स जमा कर दिया, जितना आपका इंटरेस्ट बनता था इंटरेस्ट जमा कर दिया, जितनी आपकी पेनल्टी बनती थी वो पेनल्टी जमा कर दी, और जब जब इनकम टैक्स ने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो जो भी आपने रिटर्न फाइल की है वही मान लिया जाएगा कि वही आपकी इनकम है, उसी को ही फाइनल कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, मतलब आपने अपनी असेसमेंट खुद की है, जो आपने रिटर्न भरी है उसी को ही मान लिया जाएगा, सब कुछ ठीक है, और उसी के बेस पे असेसमेंट कर दी जाएगी। आपको 143 का नोटिस आ जाएगा कि आपकी असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर डॉक्यूमेंट यू हैव सबमिटेड, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ये तो होते हैं जी असेसी क्या क्या करते हैं, असेसी की तरफ से क्या क्या प्रोसीजर है। अब हमारा होता है जी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या प्रोसीजर है, फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहली सेक्शन होती है जी सेक्शन 142। देखो यहां तक पहले हमारा असेसी क्या क्या प्रोसीजर है, असेसी क्या क्या करेगा कर दिया। अब डिपार्टमेंट ने क्या करना है जी 142 को आप लिख लीजिए जी, हम सिंपल है बोलते हैं जी रिया नोटिस। डिपार्टमेंट चाहे तो आपसे रिटर्न मंगवा सकता है। मान लो जी आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करनी थी, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ असेसिंग ऑफिसर, वो आपको सेक्शन 142(1) में एक नोटिस भेजेगा, सर आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हुई है, तो कृपया करके 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, वो जो भी टाइम देगा, आप अपनी रिटर्न को फाइल करो। मान लो उसने आपको नोटिस भेजा जी अक्टूबर की 10 तारीख को, और ये लिखा हुआ था 15 दिन के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल करो। आपने 24 अक्टूबर को रिटर्न फाइल कर दी, तो क्या मैं इसको बिलेटेड रिटर्न मानूंगा या रेगुलर रिटर्न मानूंगा? क्योंकि हमारी रेगुलर रिटर्न होती है अगर हमने सेक्शन 139(1) के अंडर रिटर्न फाइल किया, दैट इज रेगुलर रिटर्न। लेकिन हमारा इनकम टैक्स कहते हैं जी किसी वजह से आप रिटर्न नहीं भर पाए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बोला जी आप अपनी रिटर्न भरो, उन्होंने जितने दिन का आपको टाइम अलॉट किया, अगर आपने उतने दिनों के अंदर अंदर रिटर्न भर गई तो दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रेगुलर रिटर्न। इसके ऊपर कोई पेनल्टी 234(f) ये वो कुछ नहीं लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिटर्न। दूसरा डिपार्टमेंट क्या करते हैं जी, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मान लो आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाया हुआ है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है, आप सैलरी पे करते हो जी 30 लाख रुपए की एक साल में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कह सकते हैं जी नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ दो हमें, उन सब एम्प्लॉयज़ के पैन नंबर दो, अगर एम्प्लॉयज़ के पैन नंबर नहीं है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट होगा वो दो, या एम्प्लॉयज़ का कोई भी आधार कार्ड दो, कोई भी ऐसा प्रूफ दो कि इस नाम का आदमी आपके यहाँ काम करता है, उसके बैंक में अकाउंट है। तो 10,000 रुपये से ऊपर तो आप ऐसे भी सैलरी कैश में पे नहीं कर सकते,
तो उसके बैंक अकाउंट में सैलरी है, तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि डिपार्टमेंट को कभी कभी ये लगता है आपने किसी भी चीज़ का इनकम कम दिखाई हुई है, तो वो आपसे उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तीसरी बात है, आपसे पूरा का पूरा अकाउंट भी मांग सकते हैं। वो कहते हैं जी अपनी कैश बुक लाओ, चेक करवाओ। अब हमारे MCQ में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सेक्शन 142 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी साल की इंफॉर्मेशन मांग सकता है या उससे ज़्यादा भी मांग सकता है? तो सेक्शन 142 में पिछले 3 साल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में याद करने वाले में बोलते हैं जी रिया वाला नोटिस। रिया का मतलब है या तो वो आपको कहेगा जी रिटर्न फाइल करो, अगर आप रिटर्न फाइल करने भूल गए, या आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग लेगा, या आपसे कोई भी अकाउंट्स मांग लेगा। अगर आप उनको कोऑपरेट करते रहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपका सेल्फ असेसमेंट में केस हो जाएगा। अब आप उनको कोऑपरेट नहीं करते, अब आ जाता है जी सेक्शन 143। सेक्शन 143(1) को हम बोलते हैं जी इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब होता है आपने अपनी ITR जमा की, चाहे सेक्शन 139(1) में की, चाहे 139(3) में की, चाहे 139(4) में की, चाहे 139(5) में की, चाहे उन्होंने आपको 142(1) में रिटर्न मंगवाई, किसी भी वे में अपनी रिटर्न फाइल की, तो हमारी रिटर्न जाती है CPC बेंगलोर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर। वहाँ बेंगलोर में डिपार्टमेंट में आपकी रिटर्न जाएगी। वो क्या करेंगे, अगर इसमें कोई भी क्लैरिकल एरर है, क्लैरिकल एरर का मतलब है आपने कहीं टोटल मिस्टेक की हुई है, आपने कहीं छोटी मोटी जनरल मिस्टेक की हुई है। मान लो जी पिछले बार आपने ITR टाइम से सबमिट नहीं की थी, तो आपको इस बार ही लॉस सेट ऑफ करने का राइट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी लॉस सेट ऑफ कर दिए, तो वो खुद ब खुद ठीक कर देते हैं, डिपार्टमेंट में खुद ब खुद ठीक कर देते हैं। या मान लो जी आपने कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलनी चाहिए थी, आपने डिडक्शन ले ली, वो खुद ब खुद ठीक कर देंगे। उसके बाद क्या जी, मान लो आपने डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के हिसाब से नहीं लगाया हुआ, तो वो आपका ये वाली चीज़ ठीक कर देंगे। आपको एक समरी बना कर दे देंगे जी आपने रिटर्न भरी थी, उसमें ये चीज़ें आ रही थी, हमारे हिसाब में ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, टैली करना। मतलब आपकी रिटर्न हमारे हिसाब से टैली नहीं हो रही है, ये करके आपको 143(1) का एक इंटीमेशन आ जाएगा कि आपकी रिटर्न हमें रिसीव होगी। अगर आपका सब कुछ मैच हो रहा है, सब कुछ टैली हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। अनमैचिंग है तो वो आपको एक समरी भेज देंगे जी हमारे हिसाब से आपकी अनमैचिंग है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो वो मान लेते हैं जी इट इज एक्सेप्टेड बाय यू, तो उस हिसाब से असेसमेंट होगी। 143(2) क्या होता है जी, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है डिपार्टमेंट वाले 3%, 4%, 5%, 1% केसेस की स्क्रूटिनी करते हैं। भी जो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्या सारी चीज़ें ठीक हैं, तो एक लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें से 3% लोगों की स्क्रूटिनी के लिए निकल आएगा। मान लो जिस असेसी का ITR निकल आया कि इसकी स्क्रूटिनी होगी। स्क्रूटिनी का मतलब है आपकी हर चीज़ को अच्छी तरह स्क्रूटिनी किया जाएगा, सारी बुक्स अच्छी तरह देखी जाएंगी, वाउचर अच्छी तरह देखे जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने फॉलो किए कि नहीं किए, आपने वैल्यूएशन प्रॉपर की कि नहीं की। स्क्रूटिनी मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं वो, हर चीज़ बिल्कुल आना पाई एक एक चीज़ टैली करते हैं। तो अगर आपके केस की स्क्रूटिनी होनी है तो आपको नोटिस आ जाएगा स्क्रूटिनी के लिए, और उससे पहले यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। आपको बुलाया जाएगा, आपको कहा जाएगा देखो भाई साहब आपने रिटर्न नहीं भरी, हमने आपको 142 का नोटिस दिया सर रिटर्न भरो, आपने तो रिटर्न नहीं भरी। हमने आपको कहा जी ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। हमने आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम जो भी कुछ आपको बोलते हैं आप हमारे को कोऑपरेट नहीं करते हो, तो क्यों ना हम आपके केस को स्क्रूटिनी में डाल दें और आपके पूरे का पूरे केस की स्क्रूटिनी करें। या तो आप उनको कोऑपरेट करोगे या फिर आपके केस की स्क्रूटिनी होगी। दूसरी बात होती है किसी किसी केस में
वैसे भी आपका केस स्क्रूटनी में आ चुका होता है, तो आपको स्क्रूटनी होगी तो आपको पहले से नोटिस देंगे जी आपके केस की स्क्रूटनी होनी है, तो आप ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल, ये पेपर, ये सब चीज़ें लेके आ जाओ और हमारे से चेक करवाओ। और सेक्शन 143(3) का मतलब होता है जी स्क्रूटनी, सारी स्क्रूटनी हो जाएगी, असेसमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। अब एक हमारा होता है जी सेक्शन 144 जिसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट, अगर आपको सेक्शन याद नहीं भी रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब होता है आपको 139(1) की रिटर्न भरनी चाहिए थी, आपने नहीं भरी। आपको उन्होंने 142 का नोटिस भेजा, भाई साहब रिटर्न भर दो, आपने कहा टू हेल विद यू, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, मैं नहीं करता, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा जी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने कहा जी अपने बुक्स का ऑडिट करवाओ, आपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया। उन्होंने कहा जी ये वाली चीज़ें समरी हमें प्रोड्यूस करो, आपने प्रोड्यूस नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो नोटिस आता गया आप उसको इग्नोर करते गए। अब डिपार्टमेंट वाले कहते हैं जी ठीक है असेसमेंट तो करना ही है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम अपनी मर्जी से असेसमेंट कर देंगे, जो हमें ठीक लगेगा असेसमेंट कर देंगे। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं जी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब हमारे इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं जी मान लो असेसी ने तो बिल्कुल कोऑपरेट किया नहीं, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले प्रिजम्पटिव बेसिस पे भी टैक्स लगा सकते हैं? मैं मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मैंने आपको 50 लेटर लिख लिए, 20 बार ही फोन कर लिया, अरे भैया कागज दिखाओ, अरे भैया फाइल दिखाओ, अरे भैया रिटर्न फाइल करो, ये वाली चीज दो। आप मेरे फोन को भी काट देते हो और कहते हो जी टू हेल विद यू, जो करना है कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मेरे को क्या करना चाहिए? नेचुरली असेसमेंट तो करना ही है। तो क्या मैं रिवेंजफुल हो सकता हूं? क्या मैं अपनी मर्जी से आपके ऊपर सीधे ठोक दूं, चलो जी 40 लाख का टैक्स हो गया, और कोर्ट में मैं कहूंगा देखो जी मैं तो, इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए मेरे को जो ठीक लगा मैंने कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आईटीओ ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है? वो बिल्कुल रीजनेबल ग्राउंड पे आपको एक बार तो अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, देखो जी आपने हमारे किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, आपने हमारी जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो जो हमें बुक्स चाहिए थी, जो जो हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, आपने कुछ नहीं दिया। हमने आपको जब जब भी बुलाया भैया आके हमसे बात करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, आपने कुछ नहीं बताया। आपने ना मर्केंटाइल बेसिस पे बुक्स मेंटेन क्यों है, ना कैश बेसिस पे क्यों है, आपका अकाउंटिंग मेथड हमें समझ नहीं आ रहा। हम आपको बार बार कह रहे हैं सॉरी कि भाई साहब एक बार आके बताओ तो सही आप कहना क्या चाहते हो, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो क्यों ना हम बेस्ट जजमेंट के बेस पे आपकी असेसमेंट कर दें। अब कोई तो जवाब दोगे आप, उसके बावजूद भी आप कोई जवाब नहीं देते, तो जो रीजनेबल होगा, रीजनेबल में मान लेंगे भाई आपने इनकम दिखाई है 10 लाख की, हम मान लेते हैं जी पिछले साल कितने की थी, उससे पिछले साल कितने की थी, या इसमें से कितने खर्चे फर्जे डाले हुए हैं, कितनी इनकम नहीं दिखाई हुई। तो जो भी रीजनेबल ग्राउंड होगा, रीजनेबल बेसिस पे हम उसकी असेसमेंट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब प्रॉब्लम यह आती है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बाद क्या असेसी को कोई राइट है कि वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकता है? तो असेसी के पास बहुत सारी ऑप्शन है, वो चाहे तो सीआईटी में कंप्लेंट कर सकता है, अपील कर सकता है, चाहे तो जो भी हायर अथॉरिटी जांच कर सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है, और हमारा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है। और जहाँ जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो असेसी को हर तरह का राइट है, वो किसी भी तरह के अपने राइट को ऑप्ट कर सकता है। और बहुत सारे राइट्स हैं, वो राइट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इंटर में इतना ही है कि असेसी के पार्ट पे क्या क्या प्रोसीजर है। तो मैं 2 मिनट में रिकैप्चुलेट करता हूँ जी। सबसे पहले मेरा होता है सेक्शन प्रोसीजर में, आप क्या दिखाओगे जी? सबसे पहले मेरा होता है जी सेक्शन 139(1), फिर मेरा होता है सेक्शन 139(3), फिर होता है 139(4),
फिर होता है 139.5, 139.6, फिर होता है 139.9, फिर होता है 140, फिर होता है जी 139A, 139AA, फिर मेरा होता है जी 140A। और डिपार्टमेंट के बहुत सारे हैं, मैंने आपको 142, 143, 144 ये तीन ही बताए हैं। तो फटाफट आप नोट करो जी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सब चीज़ें आपने करनी है जी। तो ये तो हमारा हो गया जी किस आदमी को रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ये हो गया जी लॉस के केस में रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, ये हो गया जी अगर हमें अपने रिटर्न को लेट कर दिया, बिलेटेड हो गया तो क्या होगा, रिटर्न रिवाइज करने का क्या रूल है, रिटर्न के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनक्लोज करने हैं। और 139 होता है जी डिफेक्टिव रिटर्न, अगर हमसे कोई गलती होगी तो डिपार्टमेंट क्या करेगा। 140 का मतलब होता है जी वेरिफिकेशन, और 140A होते हैं जी सेल्फ असेसमेंट। 140 होता है वेरिफिकेशन, रिटर्न पे साइन कौन करेगा। 140A हो गया जी हमारा सेल्फ असेसमेंट। अब मैंने सेल्फ असेसमेंट में क्या बोला जी, आपको सबसे पहले तो असेसी ने रिटर्न फाइल कर दी है, चाहे रेगुलर वे में किया है, चाहे बिलेटेड किया है, चाहे 142 के नोटिस के बाद किया है, रिटर्न फाइल कर दी है। दूसरी बात है 142 में जो मेरे को रिया का नोटिस आया था मैंने उसको प्रॉपर वे में जवाब दिया। तीसरी बात है जितना मेरा एडवांस टैक्स बनता था मैंने जमा कर दिया, जितना मेरा इंटरेस्ट बनता था अंडर सेक्शन 234 वो मैंने सारा जमा कर दिया, जितनी मेरी पेनल्टी बनती थी 234F वो मैंने जमा कर दिया। तो सब चीज़ें जो जो मेरी रिक्वायर्ड थी वो मैंने जमा कर दी, और जितने भी प्रूफ थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ एनक्लोज कर दिए। तो डिपार्टमेंट वाले मेरी सेल्फ असेसमेंट करेंगे। और जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पहले अरुण जेटली जी थे, वो कहते हैं जी मेरा एक ही टारगेट है, हिंदुस्तान के हर आदमी की सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए, ना डिपार्टमेंट किसी को परेशान करे और ना ही असेसी को हेरा फेरी करे। आप हर चीज़ जो आपकी इनकम है उसका प्रूफ लगा दो, जो आपकी डिडक्शन है उसका प्रूफ लगा दो, जो आपके एडवांस टैक्स है उसका प्रूफ लगा दो, ना डिपार्टमेंट वाले आपको बुलाएंगे ना आपको डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत है। अगर उनका 142 का नोटिस आता है जिस चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो एज इट इज भेज दो, आपको पर्सनली जाने की भी जरूरत नहीं। सब चीज़ें अगर आप टाइम से सबमिट कर देते हो तो डिपार्टमेंट आपको क्या कर देगा जी, सेल्फ असेसमेंट, मतलब जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसी के बेस पे आपकी असेसमेंट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। अब इसका उल्टा आ जाओ जी, आपने रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं की, गवर्नमेंट का नोटिस आया रिटर्न फाइल करो, आपने कहा जी बाहर में जाओ, नहीं करते, जो करने बिगाड़ना बिगाड़ लो हमारा। आपने मान लो रिटर्न फाइल की, उन्होंने कहा जी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दो, आपने नहीं दी। उन्होंने कहा जी अकाउंट सबमिट करो, नहीं किए। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी आपने नहीं दी। आपने अकाउंटिंग का कोई प्रिंसिपल ठीक नहीं लगाया हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा रेवेन्यू नेचर है, कौन सा कैपिटल नेचर है, बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए, प्रॉफिट में कोई अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी अकाउंट ऑडिट करवाओ, हम आपको ऑडिटर बताते हैं, उससे ऑडिट करके बताओ, आपने कहा जी नहीं करवाता। मतलब आपने डिपार्टमेंट के किसी भी नोटिस का कंप्लाई विद नहीं किया, डिपार्टमेंट की किसी भी इंफॉर्मेशंस को आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो वो बताओ असेसमेंट कैसे करेंगे। तो आप उनके साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो देयर इज द ओनली वे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये हमारा होता है जी प्रोसीजर। हमारे इंटर में मेरा ख्याल बहुत कम चांसेस होते हैं प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन आता भी है, तो सिंपल सा थ्योरी में आता है जी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जो मैंने बुक दिया है इसमें थ्योरी बहुत बढ़िया लिखी हुई है, तो आप देख लीजिए, रिटर्न फाइल करने का चैप्टर है, एक एक पॉइंट आराम से पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल बताने की कोशिश किया है क्या चीज। अब हम आते हैं जी व्हाट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स क्या होता है। इसको बिल्कुल ध्यान से करना। इसमें मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा जी। एक तो हमारा एडवांस टैक्स होता क्या है, एक हमारा होता है जी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 क्या होता है, और तीसरा आप इसमें निकालोगे जी पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F क्या होती है, और फिर साथ साथ करते जाओगे जी सेल्फ असेसमेंट का केस कैसे होता है। बस ये करने के बाद मेरा थोड़ा सा TDS रह जाएगा, थोड़ा सा फर्म के बारे में रह जाएगा आधे आधे घंटे का, और पूरा का पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब 100 के 100 क्वेश्चन मेरे कर लोगे तो आई एम श्योर
आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बाकी आपकी मर्जी है सर, जैसा आपको अच्छा लगे अकॉर्डिंगली यू कैन डू। मेरा फिर भी कंसर्न रहेगा, मैं आपको टोकता भी रहूँगा, अब सामने होता तो मैं डांटता भी जरूर कि क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं और प्लीज़ इसको अच्छी तरह से सीरियसली करो। देखो जी, एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है जी, सेक्शन 207 और सेक्शन 208 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो मैनेज हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स? जब आपने इनकम टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास नंबर 1 आप देखेंगे, तो मैंने आपको बोला था नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है जी प्रीवियस ईयर क्या होता है, ईयर ऑफ अर्निंग, जिस साल आप पैसा कमाते हो दैट इज कॉल्ड प्रीवियस। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल में आप टैक्स पे करते हो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। लेकिन मैंने आपको ऐसा नहीं लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था जिस साल में आपकी इनकम को असेस किया जाएगा दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, क्योंकि हमारे को टैक्स की पेमेंट अगले साल नहीं करनी होती है। तो आप छोटी सी चीज लिखो जी, एडवांस टैक्स का मतलब क्या है, आप लिख लीजिए व्हाट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। आप लिखोगे असेसी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन एडवांस बेसिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अपने फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले असेसी को टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं जी, पहले थोड़ा सा देखना, आप समझने की कोशिश करो, फिर मैं लिखवाता हूँ। मान लो जी 2018-2019 में मैं बिजनेस करता था और मेरी जो टोटल टर्नओवर थी वो थी जी मेरी फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए की, और मेरा जो प्रॉफिट था वो था जी मान लीजिए 12 लाख रुपए का। अब हमारा 1/4/2019 को नया साल शुरू हो गया। अब यहां ध्यान से देखना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, एस्टिमेट द इनकम ऑफ 2019-20। मैं 2019-20 की इनकम को एस्टिमेट लगाऊंगा। मैंने ये कहा था जी पिछली बार मेरी टर्नओवर थी 2 करोड़ की, अब मेरा 20% का इजाफा होगा, मेरी 2 करोड़ 40 लाख रुपए की इस साल टर्नओवर होनी चाहिए, और मेरा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट होना चाहिए जी अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए का। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए का। ये मैंने अप्रैल में स्टार्टिंग में एस्टिमेट लगा लिया कि मेरी इस साल की एस्टिमेटेड इनकम कितनी मानी जाएगी, 15 लाख रुपए। और मेरा इस साल का टैक्स कितना बनेगा, मेरा जो इस साल का टैक्स बनेगा सर 15 लाख रुपए का, वो बनेगा जी पहले 10 लाख रुपए के ऊपर बनेगा 1,12,500 अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो, अगर मैं फर्म हूँ तो नेचुरली 30%, अगर मैं कंपनी हूँ तो उसी हिसाब से। तो अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरा अगले साल का टैक्स कितना बनेगा, 10 लाख पे 1,12,500, और 5 लाख के ऊपर क्या हो गया जी 1.5 लाख, टोटल कितना बनेगा जी 2,62,500। सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख से कम है। तो टोटल टैक्स कितना हो गया जी 2,62,500 रुपये। अब इसके ऊपर 4% का लगेगा सरचार्ज, वो सेस 10,500। तो मेरा जो एस्टिमेटेड टैक्स पेबल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी 2,73,000। मुझे ये पता है कि 2019-20 का मेरा जो एस्टिमेटेड टैक्स है वो कितना हो जाएगा जी 2,73,000 रुपये। 2,73,000 रुपये का मेरे को 2019-20 में अप्रॉक्सीमेटली, आई एम यूजिंग द वर्ड एस्टिमेटेड, ये एक्चुअल नहीं है,
एक्चुअल तो मुझे साल के बाद पता चलेगा मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो है जी एस्टिमेटेड जो टैक्स है 2,73,000। तो मेरा सेक्शन 207 क्या कहता है, वो ये कहते हैं जी इफ टैक्स पेबल इज मोर देन ₹10,000, assessee is liable to pay tax on advance basis। अगर ये मेरा टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है, अगर मेरा पेबल टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो मुझे एडवांस बेसिस पे टैक्स पे करना है। सेक्शन 208 कहते हैं जी कौन सी डेट को कितना पे करना है, तो हम कहते हैं जी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपको किसी वजह से सेक्शन याद नहीं रहते हैं तो आप सेक्शन को ज़्यादा वो मत करना, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा सेक्शन याद करने का, फिलहाल आप समझ लीजिए। तो मैं इसको कब कब पे करूंगा, ये मैं बात करता हूँ जी फॉर द ईयर 2019-20। मैंने एस्टीमेट लगाया कि अगले साल मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा जी 2,73,000 रुपये का। तो मैं इसको 4 किस्तों में पे करूंगा जी। पहली मेरी किस्त होगी जी 15 जून 2020, 15 जून 2019, क्योंकि मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ। ये मेरा हो जाएगा जी 15%। तो 15% का मतलब हो गया जी मेरा टैक्स पेबल कितना बनता था 2,73,000। 2,73,000 का 15% हो गया जी 42,525 रुपये। तो मैं पे करूंगा जी 15 जून तक मेरे को पे करना है। अगली मेरी किस्त बनेगी जी 15 सितंबर 2019 को 45% तक। कितना हो गया जी 2,73,000 का 45% तक। तो ये मेरा हो गया जी 1,22,850। जो मेरी टोटल पेमेंट यहाँ तक हो जाएगी, ये यहाँ तक मेरी टोटल पेमेंट हो जाएगी जी 1,22,850। मान लो मैं इतना पहले जमा कर चुका हूँ, तो जो रिमेनिंग वाला बैलेंस होगा, डिफरेंस होगा, वो मैं पे करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे करूंगा जी 15/12/2019 को यहाँ तक हो जाना चाहिए 75%। तो 75% कितना हो गया जी 2,73,000 गुना 75%, ये हो जाना चाहिए जी 2,04,750। जितना मैं पे कर चुका हूँ रिमेनिंग में और पे कर दूंगा। यहाँ तक मेरी जो टोटल पेमेंट हो जानी चाहिए भारत सरकार को 2,04,750। और जो मैं आखिरी किस्त जमा करूंगा वो मैं करूंगा जी 15/3/2020 को। यहाँ तक मेरा 100% टैक्स पे हो जाना चाहिए। 2,73,000 रुपये का मेरा 100% टैक्स यहाँ तक पे हो जाना चाहिए। 15 जून तक मैं 15% टैक्स पे करूंगा और 15 सितंबर तक मैं 45% टैक्स पे करूंगा। 15 दिसंबर तक 75% पे करूंगा और 15 मार्च तक अपना 100% टैक्स मेरे को पे कर देना चाहिए। ये है जी मेरे एडवांस टैक्स का रूल। अब इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं जिसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना चाहिए। पहली बात क्या लिखोगे जी, इफ टैक्स पेबल डज नॉट एक्सीड 10,000। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा पेबल नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, सीनियर सिटीजन इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी सीनियर सिटीजन अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में एंगेज नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा कुछ भी काम कर रहा है, मान लो उसको पेंशन मिल रही है, तो ऐसे केस में उनको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है।
वो एक ही बार साल के लास्ट में अपना सारा टैक्स पे कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड बात आप क्या लिखोगे जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड बात क्या लिखोगे जी, असेसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD एंड 44A प्रिजम्पटिव इनकम। कोई भी ऐसा असेसी जिसकी प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पे असेसमेंट होती है, असेसी कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15th of March 2020. That means before completion of financial year. हम अपने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले जो 15 मार्च आएगा उस डेट को अपना सारा का सारा एडवांस टैक्स एक ही किस्त में जमा करवा सकते हैं अगर हम 44AD में या 44AE में कवर्ड है तो। अगर हम 44AD में या 44AE में कवर्ड हैं तो हम सारा का सारा सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जमा करवा सकते हैं। अगर हम 44AB में कवर्ड हैं तो हमारे ऊपर सेक्शन 207, 208 लगेगा और हमारे को 4 किस्तों में अपना एडवांस टैक्स जमा करवाना है। अब देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, उससे क्या होगा, हमारे को ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। मैं ये मान के चलता हूं जी, देख लीजिए, आप लिख लीजिए मिस्टर एक्स एस्टिमेट्स हिज टोटल इनकम फॉर द ईयर 2019-2020 as rupees 30 lakh, including interest on securities of rupees 90,000, on which 10% TDS is liable to be deducted. He had paid advance tax as under. 13 जून 2019 को उसने 25,000 रुपये का एडवांस टैक्स पे किया। आप 20,000 मान लीजिए, राउंड में करते हैं, 20,000 रुपये का टैक्स। उसके बाद 15 सितंबर को उसने फिर दोबारा 20,000 रुपये का टैक्स पे किया। 15/12 को उसने, मैं मान लेता हूं जी, सिर्फ 10,000 रुपये का टैक्स पे किया और 15 मार्च 2020 को उसने 30,000 रुपये का एडवांस टैक्स पे किया। आप कहते हो जी ही हैड submitted income tax return on 15 नवंबर 2020 and paid the balance of tax on the same date. अब हमें क्या बतानी है जी, एक तो बताना है अमाउंट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स वो और पे करेगा। दूसरा बताना है जी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C कितना कितना वो पे करेगा। ठीक है जी। और पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F वो कितनी पे करेगा। ये क्वेश्चन समझ आने के बाद मेरा ख्याल आपको आज वाली क्लास पूरी की पूरी एक बारी दोबारा से गो थ्रू हो जाएगी।
एडवांस टैक्स क्या होता है जी? जितना टैक्स मैंने 31 मार्च से पहले पहले पे कर दिया है, हालांकि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स है 15 मार्च, लेकिन मैं 15 मार्च को नहीं कर पाया, 16 को कर दिया, 20 को कर दिया, 25 को कर दिया, वो भी इसमें आ जाएगी एडजस्टमेंट। तो 31 मार्च तक, मतलब साल कंप्लीट होने से पहले पहले हम जितना टैक्स पे कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? एडवांस टैक्स। उसके बाद जो टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं जी सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्योंकि मुझे असेसमेंट करवानी है तो मुझे टैक्स तो पे करना पड़ेगा। देखो जी, हम अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। कोई भी मिस्टर एक्स है इंडिविजुअल, उसने अपने टोटल इनकम को एस्टिमेट किया है जी 19-20 में 13 लाख रुपए। मैं क्या मान के चलता हूँ जी? मैं मान के चलता हूँ जी, देखो मैंने आपको बोला जब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो मैंने आज की क्लास में जो जो कुछ भी किया सारा कंक्लूड हो जाएगा। अब वो कह रहे जी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है जी? 13 लाख रुपए। मैं मान लेता हूँ जी डिडक्शंस कितनी है हमारी? डिडक्शन हमारी कोई भी नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी जी? टैक्सेबल इनकम होगी मेरे भैया पूरी 13 लाख रुपए। 13 लाख पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी? टैक्स लाइबिलिटी जो होगी जी हमारी पहले 10 लाख के ऊपर 1,12,500 रुपये, और बाकी 3 लाख के ऊपर होगी जी 90,000। तो टोटल हम कितना करेंगे जी? 2,02,500 रुपये। मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी जी 2,02,500 रुपये। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे जी? इसके ऊपर लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज तो लगेगा नहीं। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 2,02,500 4% हो गया जी हमारा। 2,02,500 इंटू 4% हो गया सर 8,100 रुपये। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी जी? 2,10,600। इसमें से कुछ मेरा टीडीएस कट जाएगा। मैंने आपको बोला जी टीडीएस क्या होता है? अगर हम कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जब हमको पैसा मिलेगा तो टैक्स कट के मिलेगा 10%। तो इसमें से 9,000 रुपये मेरा डिडक्ट हो जाएगा, तो बाकी मेरे को टैक्स पेबल कितना हो जाएगा जी? पेबल हो जाएगा जी 2,01,600 रुपये। मुझे 2,01,600 रुपये का टैक्स पे करना चाहिए था, और मैंने एडवांस पेमेंट कितना किया जी? एडवांस टैक्स 31 मार्च 2020 तक मैंने कितना एडवांस पेमेंट किया? 13 जून 2019 को मैंने किया जी 20,000। 15/9/2019 को मैंने किया जी 20,000। 15/12/2019 को मैंने कितना टैक्स पे किया जी? 10,000। और 15 मार्च 2020 तक कितना टैक्स पे हुआ जी? 30,000। टोटल मिला के 80,000 रुपया मैंने पे कर दिया, तो मेरा बैलेंस कितना बच गया जी? 1,21,600 रुपये। अब टोटल देख लीजिए, 1,21,600 रुपया इतना मैंने टैक्स कम पेड किया है। मेरे को एक्चुअल में पे करना चाहिए था 2,01,600 रुपया, और मैंने पे किया जी 1,21,600 रुपये कम पे किया। अब हम आते हैं जी इंटरेस्ट पे। यहाँ पे ध्यान से समझना जी, सबसे पहले मेरे को लगेगा जी, देखो हमने किया जी टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल कितना हो गया जी? वो तो हमारा हो गया जी 1,21,600 रुपये। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, उसके बाद 234B, उसके बाद 234C। फिर मैं करूंगा जी पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F। इतना अमाउंट अब मेरे को टोटल पे करना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि 234 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 234A ये क्या मेरा होता है जी? इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल किया है तो मेरे को 234A का इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। कितना अमाउंट था जी मेरा? 1,21,600। इसके ऊपर 1%। मेरे को रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी 31 जुलाई को। अगला दिन हो गया जी 1 अगस्त 2020 और मैंने रिटर्न फाइल किया जी 15/11/2020। अगस्त महीना, सितंबर महीना, अक्टूबर महीना और नवंबर के जी, चाहे पूरा महीना हो चाहे पार्ट हो, तो 4 महीने का मुझे ब्याज देना पड़ेगा। 4 महीने का ब्याज कितना होगा जी? आप देख लीजिए, 4864 रुपये हो गया जी मेरे ख्याल। 4864 रुपये ये मेरे को लगेगा जी 234A का ब्याज। 4864 रुपये। 234A क्या है? 234A का मतलब है इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। दूसरा मुझे देना है जी 234B। 234B क्या होते हैं जी? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। कितना मैंने शॉर्ट पेमेंट किया? आपने लिखा जी शॉर्ट पेमेंट किया है 1,21,600 रुपये। आपने नियरेस्ट 100 रुपीज में करना होता है, वो भी लोअर साइड में। मान लो मेरी वैल्यू होती है जी 1,21,690, तो भी मैं क्या लेता जी? 1,21,600 ही लेता। और मेरे को ये इंटरेस्ट, ये टैक्स कब तक पे करना चाहिए था? 31 मार्च तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने का लगेगा जी 1% के हिसाब से। 1216 गुना में 8, ये हो गया जी 9,728। थर्ड कितना हो गया जी? 234C। 234C क्या होता है जी? जो हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। सेक्शन 234C, इंटरेस्ट अंडर 234C। मैं लिखता हूं जी डेट, यहां लिखता हूं जी पेबल टैक्स कितना था, और यहां था जी एक्चुअल में पेड कितने हैं, यहां था जी कितना मैंने शॉर्ट इंस्टॉलमेंट पे की, और यहां मेरा आ जाएगा जी इंटरेस्ट। अब देखो जी 15 जून 2020 तक मुझे कितना टैक्स पे करना चाहिए था? मेरा टोटल टैक्स आ रहा था साहब 2,01,600। 2,01,600 का 15%, 2,01,600 का 15% कितना हो गया जी? 30,240 का मुझे टैक्स पे करना चाहिए था। मैंने पे कितना किया जी? यहां तक 20,000 रुपये का। कितना शॉर्ट है? 10,240। अगली डेट मेरी आएगी जी 15/9/2020, तो मुझे 3 महीने का टैक्स पे करना है। राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ हो जाएंगे जी 10,200। तो मैं करूंगा जी 10,200 इंटू 1% और 3 महीने का, ये हो जाएगा जी 306 रुपये। 306 रुपये इंटरेस्ट पे करूंगा। अब आगे जी 15/9/2020 टोटल टैक्स था 2,01,600 और इसका 45% बनता है जी 90,720। और मैं अब तक कितना पे कर चुका हूं जी? यहां तक पे कर चुका हूं जी मैं 40,000। 40,000 का मैंने पे कर दिया। बाकी रह गया जी शॉर्ट 50,720। राउंड ऑफ करूंगा तो 50,700। इस पे 3 महीने का 1% के हिसाब से 1,521 रुपये का टैक्स। इसके बाद होता है जी 15/12/2020। यहां तक मुझे 75% टैक्स पे कर देना चाहिए था। 2,01,600, इसका 75%, 1,51,200।
मैंने यहाँ तक पे किया जी टोटल मिला के 50,000। कितना कम किया है? 1,01,200। अब इस पे 3 महीने का ब्याज हो गया जी 3,036 रुपये। अब हो गया जी 15 मार्च 2020। मेरा टोटल टैक्स था जी 2,01,600। मैंने टोटल कितना पे कर दिया अब तक? 80,000। इसका मतलब है 1,21,600 रुपये की शॉर्ट पेमेंट है। अब यहां पे मेरा 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा जी 1,216 रुपये। 234C क्या कहता है? मेरे को अगर जितनी किस्त पे करनी चाहिए थी उससे कितना पैसा कम पे किया, तो पहले पे 3 महीने का ब्याज, अगले पे 3 महीने का, अगले पे 3 महीने का, अगले पे 1 महीने का, क्योंकि 31 मार्च तक मुझे पेमेंट करनी थी। तो हम ये मान के चलते हैं जी टोटल ब्याज कितना हो गया जी 200, ये हो गया जी 306 प्लस 1,521 प्लस 3,036 प्लस 1,216, तो 234C का ब्याज हो गया जी 6079। मैं लिखूंगा जी 234C का ब्याज 6079। इसके बाद 234F मेरे को रिटर्न भरनी चाहिए थी 31 जुलाई 2020 तक, नहीं भरी। अगर मैंने 31 दिसंबर 2020 तक भर दिया है तो कितनी पेनल्टी होगी? 5,000 की। अगर मैं 31/12/20 के बाद भरूंगा तो 10,000 रुपये की, तो कितनी पेनल्टी होगी जी? 5,000 रुपये की। अब ये कितना हो गया जी मेरा? दिस इज कॉल्ड 1,21,600 का टैक्स बनता था, 4,864 234A का ब्याज, 9,728 234B का ब्याज, 6079 234C का ब्याज, 5,000 पे 234F की पेनल्टी, 1,47,271 प्लस अगर डिपार्टमेंट मेरे पे कोई और पेनल्टी लगाता है तो वो भी पे करनी पड़ेगी। और जब मैं इसकी असेसमेंट करवाऊंगा तो मेरे को इतना अमाउंट और पे करना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर में मैंने क्या क्या किया जी? सबसे पहले मेरा जो प्रोसीजर था वो ये था जी मैं रिटर्न कैसे भरूंगा। दूसरी बात थी जी मैं एडवांस टैक्स कैसे पे करूंगा, और अगर मैंने कोई डिफ़ॉल्ट किया तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 234A 234B 234C और मेरे को 234F की पेनल्टी भी लगेगी। ये सारा कुछ पे करने के बाद अब मेरी असेसमेंट कंप्लीट होगी, या तो सेल्फ असेसमेंट में होगी या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में होगी। सेल्फ असेसमेंट तब होगा अगर मैं सारी की सारी इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करता हूँ। अगर मैं सारे प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता हूँ तो फिर ये मेरा कहाँ पे होगा जी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से होगा। ये हमारा प्रोसीजर का इंटर में कितना आ सकता है पेपर में, मैंने बल्कि उससे 10-15% ज़्यादा बताने की कोशिश की है। इसके अलावा बाकी जो प्रोसीजर है वो हमारे फाइनल में आते हैं। सेक्शन 264 क्या चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा, PIL कैसे लगेगी, हाई कोर्ट क्या होगा, तो हमारा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आपसे। तो इंटर में जो जो कुछ हो सकता था मैंने करने की कोशिश की है। आधे घंटे के मेरे 2 स्टेप और रहते हैं, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बोले जी IDT के लिए आप मुझे बता देना कि लाइव क्लास करना बेटर है या रिकॉर्डेड ही करना बेटर है, जैसा कर रहे हैं, और किस हिसाब से आपको कन्वीनियंस होगा। अकॉर्डिंगली आई विल मैनेज टाइम, और इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि GST बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा मुश्किल है, GST तो बहुत आसान है, GST में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये वाली बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जब आप क्लास में आते थे तब भी बोलता था कि GST में नंबर लेना मुश्किल नहीं है, बट डायरेक्ट टैक्स में नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी, आज हम यहीं कंक्लूड करते हैं, और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ जितने जल्दी हो सके करना है।